नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एबीओ की अगली कक्षा में आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 41 यानी वीडियो नंबर 41। आपको मालूम होगा ये सेकेंड पेपर का वीडियो नंबर 41 है और इसमें लिखा हुआ है टॉपिक में क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग। और यही सेम लाइन आपके सिलेबस में लिखा गया, लेकिन इसी टॉपिक से यानी इसी चैप्टर से क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग नामक टॉपिक से पिछले जो एबीओ 2013 में हुआ उस 2013 के एग्जाम में लगभग 8 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 प्रश्न हैं, ये 8 प्रश्न आपके इसी टॉपिक से जब पूछे गए हैं पहले, तो इस बार भी ये टॉपिक कम महत्वपूर्ण किसी भी हिसाब में नहीं, क्योंकि ये टॉपिक अगर महत्वपूर्ण है तभी तो पिछले साल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं होता तो 8 प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसीलिए मैं इस वीडियो को चाह रहा था कि केवल एक ही वीडियो में, मतलब इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए, ऐसा हमारा विचार बन सकता था। या फिर आप कहीं पे कोर्स पढ़ रहे होंगे, कहीं पे आप पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि एक ही वीडियो में वहां पढ़ा दिया जाए। लेकिन चूंकि 8 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो ये भी संभावना बनती है कि इस बार हो सकता है कि 10 प्रश्न पूछ ले, 12 प्रश्न पूछ ले, और कम से कम 8 प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर 8 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा तो जरूरी तो नहीं जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं वही प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ अलग भाग से, इसी के कुछ अलग डायमेंशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने निश्चित किया है, मैंने प्लान किया हम लोगों ने कि इस वीडियो यानी ये जो टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा एवं विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग, इसको हम लगभग 5 वीडियो में कवर करेंगे ताकि हर चीज एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। चलिए, ये बात क्लियर है। चलिए अब एक एक चीज समझते हैं। एक एक टॉपिक आपको मालूम ही होगा, जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि एक एक टॉपिक का एक एक बिंदु, उसका परिभाषा, उसका क्या मीनिंग है, उसको समझते जाएंगे और मजा भी आएगा। पहला देखते हैं अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान क्या है? अगर उसकी बात करें अनुसंधान को, तो अनुसंधान, ध्यान रखिएगा, हमको पढ़ना है क्रियात्मक अनुसंधान, और क्रियात्मक अनुसंधान से स्कूली विद्यालय किस तरीके से ठीक होता है या अच्छा होता है, इसको हमको पढ़ना है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान अगर अंग्रेजी में बोले तो अनुसंधान को बोला जाता है रिसर्च। रिसर्च जो है, सॉरी, हाँ, अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। यह 2 शब्द से मिलकर बना है, री और सर्च। और री का मतलब होता है बार बार या पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना, यानी बार बार खोजना या पुनः खोजना। इसको क्या बोल सकते हैं? एक सामान्य शब्द में अगर बोलें कि बार बार खोजना, वही हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसी को हम रिसर्च कर रहे हैं, तो बुरी बात नहीं। अंग्रेजी का यह शब्द अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है जिसमें शोधार्थी पूर्व किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित करता है और तथा उसके आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। यानी बार बार किसी चीज को खोजना, या फिर पहले से जो चीजें मौजूद है उसके आधार पर किसी चीज को, अन्य चीजों को खोजना। जैसे पहले से पता है कि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। ये रिसर्च, बार बार आपने प्रैक्टिस किया एक एक चीज को गिरा गिरा के, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, सब चीजें जब छोड़ी जाएंगी तो पृथ्वी पे नीचे ही गिरेंगी, जमीन पर ही जाकर चिपक जाएंगे, जैसे मैं चिपका हुआ हूं जमीन। तो रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब है किसी भी बिंदु को, किसी भी टॉपिक को बार बार देखना। क्लियर है? इसका उद्देश्य तथ्यों की ऐसी खोज एवं निरूपण से है जिसके द्वारा नियोक्ता महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालकर इसके अनुसार निर्णय करने में समर्थ हो सके। अर्थात ये मामला नहीं है कि बार बार देखना, कोई सुंदर सी युवती जा रही है और युवक बस स्टैंड में खड़े होकर बस देख रहा है बार बार, फिर उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी और छेड़खानी के आरोप में उसको जेल भी पड़ सकता है। वो वाला बार बार देखना नहीं। बार बार देखना का मतलब बार बार कुछ
उसको इस तरीके से देखना, एक अलग ढंग से देखना, एक वैज्ञानिक ढंग से देखना कि उसका कुछ निष्कर्ष निकल सके, उसके अनुसार कुछ तथ्यों को आप साबित कर सके। जैसे इसको बार बार गिरा गिरा के देखा गया तो बताया गया कि ऐसी बहुत सारी चीजें गिरा के देखी गई, रिमोट गिराया, पानी गिराया, गिलास गिराया, कागज गिराया, तो ये पता चला कि हर चीजें नीचे ही गिरेंगी। तो इसका मतलब बार बार देखना का मतलब केवल देखते रहना नहीं है, बार बार देखना मतलब करके देखना है। क्लियर है? चलिए अब अनुसंधान की परिभाषा देखते हैं। जॉर्ज जे मूले के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए, ध्यान रखिएगा एबीओ 2013 का जो एग्जाम हुआ, एबीओ 2013 के एग्जाम में लिख तो दूं यार, एबीओ 2013 के एग्जाम में परिभाषा से संबंधित भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, भर भर के। अगर मैं कहूं पूरे 150 नंबर का प्रश्न आया होगा, 150 प्रश्न आए होंगे, तो 150 में लगभग मैं अगर सामान्य भी कहूं तो 15 जो प्रश्न थे वो 15 प्रश्न सीधे सीधे परिभाषा से ही थे। तो यानी ये परिभाषा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो हाँ महत्वपूर्ण है। परिभाषाएं, वैसी परिभाषाओं को आप विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। कौन सी परिभाषाएं? जो परिभाषाएं छोटी होंगी और सटीक होंगी। सामान्य तौर पर आपसे बड़ी परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी, ये चीज मैं सामान्य तौर पर कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूछी ही नहीं जाएंगी, लेकिन छोटी परिभाषाएं, छोटी और सटीक परिभाषाओं को पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए तो किसी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अध्ययन को अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। यानी जॉर्ज जे मूले ने दो तरीके की बातें कही। पहला बात तो उसने कहा कि अनुसंधान क्या है? अनुसंधान, उसने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब वैज्ञानिक विधि से प्रयोग किया जाएगा तो हम उसको अनुसंधान कहेंगे, और उसी अनुसंधान का प्रयोग जब व्यवस्थित ढंग से शिक्षा में किया जाएगा तो उसको शैक्षिक अनुसंधान कहेंगे। दूसरा परिभाषा जो है मैकग्रेथ तथा वाटसन ने लिखा कि अनुसंधान एक व्यापक परिभाषा दी और लिखा कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्ष की उपयोगिता होती है, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, उसको क्या कहेंगे? अनुसंधान कहेंगे। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। अब देखते हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार इन्होंने क्या लिखा। अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। अब एक आध प्रश्न आ जाएगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपको जो पढ़ा रहा हूं आपसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखते हैं डब्ल्यू.एस. मुनरो ने लिखा, अनुसंधान की परिभाषा समस्या के अध्ययन विधि के रूप में की जा सकती है जिसके समाधान आंशिक तथा पूर्ण रूप से तथ्यों एवं प्रदत्तों पर आधारित होते हैं। शोध कार्य तथा तथ्यों, विचारों, ऐतिहासिक तथ्यों, आलेखों पर आधारित होते हैं जो प्रदत्त प्रयोगों एवं परीक्षणों की सहायता से एकत्रित किए जाते हैं। कुल मिलाकर जितनी भी परिभाषाएं देख रहे हैं इससे तो एक चीज मालूम होता है कि अनुसंधान क्यों किया जाता है। अनुसंधान करने का क्या उद्देश्य है? कोई भी एक समस्या है और उस समस्या का हमको क्या चाहिए? समाधान चाहिए, और इसी समस्या के समाधान के लिए हम अनुसंधान करते हैं। जितनी भी परिभाषा देख रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि एक समस्या है जिसका अध्ययन किया जाता है और उसके समाधान के लिए कोई एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम अनुसंधान कह देते हैं। तो क्लियर होती जा रही होंगी, धीरे धीरे चीजें आगे भी हो जाएंगी। अब देखिए रेडमैन एवं मोरी के अनुसार, ध्यान रखिएगा छोटा परिभाषा ये पूछा जा सकता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। पी.एम. कुक के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी दी जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणित तथा पुष्टि योग्य होते हैं जिसके ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। परिभाषा, एक परिभाषा तो एकदम ध्यान रखिएगा, क्या पता ये वाला पूछ लेगा, रेडमैन और मोरी वाला छोटा सा है इसलिए।
अगला देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं अनुसंधान? अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान एवं वृद्धि विकास किया जाता है। पहला क्या है? नया ज्ञान इसमें मिलता है और जो भी पुराने ज्ञान होते हैं उसमें वृद्धि भी होती है। इसमें सक्रिय प्रक्रिया के माध्यम से समस्या समाधान किया जाता है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कभी इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो यहाँ पे लिख देगा सक्रिय प्रक्रिया की जगह में क्या लिख देगा? निष्क्रिय प्रक्रिया। गलत होगा तो माफ करें, निष्क्रिय। सक्रिय की जगह में निष्क्रिय लिख दिया तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सक्रिय प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाता है का मतलब क्या है? कोई भी समस्या है उस समस्या में इन्वॉल्व होकर के समाधान किया जाएगा, उस समस्या को पूरी तरीके से सक्रिय रूप से देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। ध्यान रखेंगे विशेषता से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें विश्वसनीय एवं वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर, यानी प्रदत्त मतलब जो डेटा दिया जाता है उसके आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, यानी कंसेप्ट बनाए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं का मतलब क्या है? कोई भी अनुसंधान किया जा रहा है उस अनुसंधान में जो व्यक्ति की मौलिक मनोदशा है या फिर मौलिक व्यवहार है उसका उस पर प्रभाव न पड़े ये कोशिश की जाती है। अगर वैसा उसका प्रभाव पड़ गया किसी भी चीज पर, जैसे मान लेते हैं मैं एक अनुसंधान करने जा रहा हूं कि महिलाओं को क्या मतलब शिक्षा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। पहले से मेरा मन या फिर मेरी भावना ये है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, उनको घर का रोजी रोटी का खाना पानी का काम करवाना चाहिए और बाकी कोई भी शिक्षा नहीं देना चाहिए, उनको अनपढ़ ही होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार केवल पुरुषों को होना चाहिए, ऐसा मेरा पहले से विचार है। अगर ऐसा विचार लेके मैं कोई अनुसंधान, कोई भी रिसर्च करने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं जितना भी रिसर्च करूंगा उस रिसर्च को करते समय मेरे मन में हमेशा यही रहेगा कि हमको इसका रिजल्ट इस तरीके से लाना है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त न हो। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? जो भी अनुसंधान करता है उसकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, व्यक्तिगत पक्ष है, उसकी जो रुचि है, उसके जो विचार हैं, उससे तटस्थ होकर के ही उसको अनुसंधान करना चाहिए। शोध कार्य में गुणात्मक एवं परिणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध कार्य में धैर्य रखना होता है, इसे शीघ्रता नहीं की जा सकती। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और शोध कार्य प्रबंध तैयार किया जाता है। प्रत्येक शोध कार्य में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन भी किया जाता है। एक प्रश्न देखते हैं CGABU 2013 में, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान की विशेषता नहीं है? पहला देखते हैं, अनुसंधान व्यवस्थित होता है। हाँ, अनुसंधान व्यवस्थित भी होता है, अनुसंधान वैज्ञानिक भी होता है भाई, ठीक है, व्यवस्थित होता है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है। चलिए दूसरे, अनुसंधान निष्क्रिय होता है? नहीं, अनुसंधान में जो भी समस्या होती है उसका समाधान कैसे निकाला जाता है? सक्रिय रूप से निकाला जाता है, निष्क्रिय रूप से नहीं। इसका मतलब ये क्या कथन है? गलत है। अनुसंधान समस्या उन्मुख होती है। हाँ, अनुसंधान इसीलिए किया जाता है कि कोई हमारे पास समस्या है और उस समस्या का क्या है, हमको चाहिए समाधान चाहिए। अनुसंधान एक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, प्रक्रिया ही नहीं है, व्यवस्थित प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमको गुजर करके फाइनल कहां पहुंचना है? रिजल्ट तक पहुंचना है, आउटपुट तक पहुंचना है। क्लियर है? चल, तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है बल्कि सक्रिय है। अनुसंधान में समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है? सक्रिय रूप से शामिल होकर के निकाला जाता है, न कि निष्क्रिय रूप से शामिल होकर के। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया, ये सारा का सारा प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहां से पूछा गया? देखिए, विशेषता से पूछा गया। अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा, लगभग 14-15 पॉइंट पढ़ा होगा विशेषता के बारे में। इन्हें 14-15 पॉइंट की विशेषता से पूछा गया कि विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है।
तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे की चीजों में देखते हैं भाई। चलिए ये सारा विशेषता है, विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस चीज को मैं दोबारा दिखा रहा था आपको। देखिए, अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, ये भी पूछ देगा। सक्रिय प्रक्रिया को निष्क्रिय करके पूछ दिया, यहीं पे मैं बताया भी था। और तो इस तरीके से विशेषता को आप एक बार फिर से पीछे जाकर के हो सकता है तो रिवाइज कर लीजिएगा, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। ये था प्रश्न आपका, तो ऑप्शन ई सही हो गया इनमें से। सॉरी, ये ऑप्शन ई सही हो गया, इसको गलत मैंने मार दिया था। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है? मेरे से भी गलती हो गई भाई। अनुसंधान व्यवस्थित है, हाँ बिल्कुल सही। अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, तो यहाँ पे नहीं जो है ना, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप भी ध्यान देंगे तो हो जाएगा। देखिए ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, तो ये तो सही बात है ना, अनुसंधान क्या है, सक्रिय है। तो इस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको नहीं देख पाया, इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो इस तरीके से ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनुसंधान की विशेषता नहीं है, तो सभी अनुसंधान की विशेषता है, क्योंकि अनुसंधान सक्रिय है और निष्क्रिय नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय कहना चाहता है। अगला देखते हैं अनुसंधान के प्रकार। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम शुरू कर रहे थे क्लास को, जब शुरू किए हैं, तो हमारा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान हमको पढ़ना है। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुसंधान पढ़ रहे हैं। तो हमको अनुसंधान से क्रियात्मक अनुसंधान तक कैसे पहुंचना है, वहां तक की पूरी यात्रा, पूरी जर्नी हमको तय करनी होगी। क्योंकि देखिए, जो प्रश्न पूछा अनुसंधान के विशेषता से पूछ लिया, हो सकता है अनुसंधान के प्रकार से पूछ ले, हो सकता है अनुसंधान की परिभाषा से पूछ ले, हो सकता है अनुसंधान के अर्थ से पूछ ले। तो उन सब चीजों को हमको बड़े ध्यान से समझना होगा, तब जाकर के हो। तो अभी तक जो हमने देखा, इसमें से तो कम 4 प्रकार के प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं। कौन कौन से, अनुसंधान का अर्थ, शाब्दिक अर्थ से पूछ ले। अनुसंधान के दूसरा पूछ सकता है कि अनुसंधान की परिभाषा से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न उसकी विशेषता से, जो हो ही गया। अब एक प्रश्न जो है उसके प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अभी अनुसंधान से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमको क्रियात्मक अनुसंधान तक पहुंचना है, तब फिर हमारा मेन क्लास शुरू होगा। लेकिन मेन क्लास शुरू होने से पहले ही सीजीपीएससी ने एबीओ में पूछ लिया प्रश्न अपना। तो मेन क्लास शुरू होने से पहले अगर पूछ रहे हैं तो उस सब डायमेंशन को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अनुसंधान तो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है। क्रियात्मक अनुसंधान से मैं चाहता तो शुरू कर सकता था, लेकिन प्रश्न कहां से पूछ लिया, अनुसंधान की विशेषता से पूछ लिया। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता से नहीं पूछा, इसलिए डीप में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको 5 भाग में करवाया है। क्रियात्मक अनुसंधान और विद्यालय में उसका उपयोग को 5 भाग में मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए, नहीं तो पढ़ाने का क्या शौक है, एक वीडियो में खत्म कर देता, लेकिन पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए, विद्वानों ने अनुसंधान की विभिन्न विधियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है, फिर भी अनुसंधान का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ। हेनरी लेस्टर स्मिथ ने 131 शब्दावलियों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिसे शिक्षा संबंधी अनुसंधानों में विभिन्न प्रसंगों एवं विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यदि समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक है तो उसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहेंगे। यदि समस्या की प्रकृति वर्णनात्मक है तो उसे वर्णनात्मक अनुसंधान कहेंगे, और यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक है तो उसे प्रयोगात्मक अनुसंधान कहेंगे, आदि। यानी जैसी प्रकृति की समस्या है, उसी प्रकृति का समाधान का नाम हम दे देते हैं, लेकिन कोई सर्वमान्य वर्गीकरण अभी तक नहीं है। अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। किसी ने क्षेत्र के अनुसार, तो किसी ने उद्देश्य के अनुसार, किसी ने आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्य रूप से अधिकांश विद्वान निम्नलिखित वर्गीकरण को सही मानते हैं और उसमें सहमति देते हैं। तो पहला क्या है, अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो ये हमारे पास 4 प्रकार है। अब 4 प्रकार में से
पहला प्रकार हमको पढ़ना है अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा, अभी अनुसंधान ही चल रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो अनुसंधान से ही 4-5 प्रकार पूछ सकता है। अब ये पूछ लेगा, मान लेते कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। अनुसंधान का वर्गीकरण, इसमें सर्वमान्य वर्गीकरण में कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। उद्देश्य के आधार पर, परिणाम के आधार पर, अनुसंधान विधि के आधार पर और अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर। चाहे तो आप इसको इस तरीके से अपने कॉपी में, पेन में, मतलब पेन से कॉपी में आप बना के रख लीजिए। किस तरीके से? इस तरीके से यहां पे रखेंगे प्रकार, और इसके अंदर ऐसे 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 करके एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य लिखेंगे पहले प्रकार में, दूसरे प्रकार में परिणाम लिखेंगे, तीसरे प्रकार में आप लिख देंगे विधि, अनुसंधान विधि के आधार पर, और चौथे प्रकार में लिख देंगे अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर। आपके लिए हमेशा से आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स बनाने के लिए भी आपको गाइड करता जा रहा हूं, ताकि आपका बनाया हुआ नोट्स, आपका लिखा हुआ कोई चीज, आपका बनाया हुआ डायग्राम, आपका किया हुआ हाईलाइट हमेशा आपको याद रहेगा। कोई और आपको नोट्स बना करके दे देगा, यहां से पीडीएफ आप ले लेंगे, लेकिन आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। आइए एक एक चीज देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर पहला देखते हैं, अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर अनुसंधान कार्यों को निम्नलिखित 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान होता क्या है, धीरे धीरे समझते जाइएगा, इसके प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। पूछ देगा प्रकार से संबंधित प्रश्न, तो वहां पे हाथ पांव नहीं फूलना चाहिए, आंख एकदम ऐसे तक खुला नहीं होना चाहिए, एकदम मजे से लिखो, मजे से आंसर दो, सब चीज समझो, सब चीज मजे से पढ़ो, रटो, मजे से उत्तर लिखो और मजे से एग्जाम निकालो। क्लियर है? तो पहला देखते हैं मौलिक अनुसंधान। इन्हें मूल अनुसंधान या बेसिक रिसर्च अथवा विशुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। इसका मतलब कोई भी नया सत्य खोजना है, नया ज्ञान अर्जित करना है, तो किस प्रकार का अनुसंधान होगा? उद्देश्य के आधार पर देखेंगे तो मौलिक अनुसंधान होगा। यानी हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है नवीन सिद्धांत खोजना, हमारा उद्देश्य है नवीन तथ्य खोजना, हमारा उद्देश्य है नवीन सत्यों को प्रतिपादित करना। तो कौन सा अनुसंधान होगा? मौलिक अनुसंधान। आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा कि अनुसंधान के उस प्रकार को क्या कहेंगे जिसमें नवीन ज्ञान, नवीन सिद्धांत, नवीन तथ्यों अथवा नवीन सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान, और ऐसे करके ऑप्शन दे देगा 2-3। क्लियर है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी मौलिक अनुसंधान में क्या होगा? नया अनुसंधान होगा, नया खोज होगा, नया रिसर्च होगा, नया ज्ञान आएगा, सब कुछ नया, थ्योरी बनेगी, नया तथ्य आएगा, नया फैक्ट आएगा, सब कुछ नया होगा। किसमें? मौलिक अनुसंधान में। इस तरीके के अनुसंधान को कौन सा, एक उदाहरण देखते हैं। मानव डीएनए बनाने वाले घटकों की खोज के लिए इस प्रकार का अध्ययन क्या हुआ? मौलिक अनुसंधान का एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं अनुपयुक्त, व्यवहारत या व्यवहारिक या प्रयुक्त अनुसंधान, यानी अप्लाइड रिसर्च। अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे आप। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। तो यानी व्यवहार के विषय की बात की जाएगी, व्यवहार के विषय में जब अनुसंधान किया जाएगा तो इसको इस तरीके का अनुसंधान बोलेंगे, अप्लाइड रिसर्च। आप याद रखिएगा, नाम कोई भी हो, अंग्रेजी में एक ही आएगा, अप्लाइड रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में पूर्व में ज्ञात सिद्धांतों एवं तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तुतः मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, मौलिक अनुसंधान मतलब नया डेटा खोजा, नया रिसर्च किया, सब कुछ नया किया, नया ज्ञान लाया। क्लियर है? मौलिक अनुसंधान में क्या हुआ? सब कुछ नया था, नया ज्ञान लाया गया, नया तथ्य खोजा गया, नया सिद्धांत, नया थ्योरी। अब उसी मौलिक अनुसंधान को जब व्यवहारिक रूप में लाया गया, यानी प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तुतः मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग किया जाता है। उसका जो परिणाम था उसको चेक किया गया व्यवहार में लाके, तो क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे, व्यवहारिक अनुसंधान या प्रयुक्त अनुसंधान बोलेंगे।
जैसे किशोरों में निरक्षरता को कैसे सुधारा जाए, इसका मतलब पहले क्या चीज था, पहले इसमें देखें इसका मतलब क्या है, मौलिक अनुसंधान जो हुआ उसमें ये चीज डिसाइड हो गया होगा कि आखिर किशोर कौन है और निरक्षर कौन है, साक्षर कौन है, पहले से ये चीज पता होगा ना। अब उसी चीज को पहले वाला जो अनुसंधान करके कुछ थ्योरी कुछ फैक्ट बनाया गया, उस थ्योरी और उस फैक्ट को उपयोग किया गया कहां, प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च में। तो उस थ्योरी को यहां पे यूज करेंगे प्रयुक्त अनुसंधान में, और प्रयुक्त अनुसंधान में यूज करके हम साबित करने का प्रयास करेंगे कि कैसे निरक्षरता को दूर किया जाए किशोरों में। अच्छा, एक चीज और भी इसमें समझ में आएगी, इसमें ये देखिए व्यवहारिक अनुसंधान भी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि किशोर डीएनए के बारे में अगर कहें, डीएनए की जानकारी के बारे में कहें तो क्या है, साइंस का विषय, यानी हर बार जो भी चीजें होंगी उसका रिजल्ट सेम आएगा, सेम प्रक्रिया से गुजरेगा। लेकिन यहां पे हो सकता है कि एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति, एक जो किशोर है उसको निरक्षरता से साक्षर की ओर ले जाना है, निरक्षर से साक्षर बनाना है, तो उसको एक अलग विधि का प्रयोग करके बनाया जाए और दूसरे व्यक्ति को अलग विधि का प्रयोग करके बनाया जाए, क्योंकि व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क तो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सोचता है, जितने लोग उतनी सोच। क्लियर है? तो इसीलिए इसको व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के व्यवहार में चेंज हो सकता है। हंट ने लिखा 1984 के अनुसार, यह अनुसंधान एक ऐसा अन्वेषण है जो वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल कर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में उपाय सुझाता है। क्लियर है? क्लियर ये होगा कि भाई जो व्यवहारिक अनुसंधान है, अप्लाइड रिसर्च है, वो मौलिक अनुसंधान के डेटा को, फैक्ट को लेता है और उसी के अनुसार चेक करने की कोशिश करता है और रिसर्च करता है। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, और यही क्रियात्मक अनुसंधान हमने शुरू में पढ़ा था, याद है? हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो यही क्रियात्मक अनुसंधान है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान कहां से आया? अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान आया है। अनुसंधान के 4 प्रकार हमने पढ़े और 4 प्रकार के अंदर भी विभिन्न प्रकार पढ़े, यानी उप प्रकार पढ़े। तो पहला हमने पढ़ा अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, इसमें 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं, मतलब 2 प्रकार पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? मौलिक अनुसंधान, जिसको हमने पढ़ लिया। दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान, जिसको हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे उद्देश्यों के आधार पर तीसरा अनुसंधान जो है क्रियात्मक अनुसंधान। इसी पे पूरा का क्लास चलना है आगे का आपको, तो इसको ध्यान से देखना। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में तत्कालिक या स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। यानी इसमें समस्या कैसी होंगी? समस्या तत्कालिक होंगी, इमीडिएट लेवल की होंगी। इसके अलावा ये समस्याएं लोकल होंगी, यानी आसपास की होंगी, और उन्हीं समस्याओं, उन्हीं तत्कालिक समस्याओं को, उन्हीं स्थानीय समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने की प्रक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होंगी। यह अनुसंधान मुख्य रूप से 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। समस्या किस तरीके, समस्या हर जगह है, मौलिक में भी है, व्यवहारिक में भी है, और एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान में भी है। लेकिन इसकी समस्या कैसी होगी? इसकी समस्या क्या होगी? तत्कालिक होगी और स्थानीय होगी। यही इसका मुख्य मुद्दा है। यह अनुसंधान मुख्यतः विद्यालय की तत्कालिक समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी विद्यार्थी का लगातार समय पर अपने गृह कार्य यानी होमवर्क को प्रस्तुत कर पाने में असफल रहने की समस्या, वर्तनी की समस्या आदि के समाधान के लिए निकालना। कुछ विद्वान क्रियात्मक अनुसंधान को वास्तविक अनुसंधान के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमको स्वीकार करना है। क्लियर है? यानी कोई भी समस्या है, एक्शन रिसर्च, जो भी समस्या आ रहा है उसको एक एक्शन के द्वारा सॉल्व करना। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है जो कि अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा है, उसका लेखन जो है उसमें वर्तनी की अशुद्धियां है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है बार बार, तो ऐसे क्या होगा? उसको शुद्ध लेख लिखने के लिए बोलेंगे। तो इस तरीके का जो अनुसंधान होगा, इस तरीके का जो रिसर्च होगा, वो किस तरीके का रिसर्च माना जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। इसमें जो भी समस्या होगी, जैसे तत्कालिक समस्या क्या है कि उसको लिखना नहीं आ रहा है। तत्कालिक समस्या इसलिए है क्योंकि यह समस्या धीरे धीरे प्रैक्टिस किया जाएगा तो आगे समाधान हो जाएगा, इसीलिए तात्कालिक समस्या है। क्या स्थानीय समस्या? हाँ, स्कूल के आसपास, स्कूल के अंदर की समस्या है, बच्चों की समस्या है, तो लोकल समस्या भी है। अब उसको समस्या को समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक विधि शिक्षक को कौन सिखाएगा?
जो भी उनको ट्रेनिंग देंगे वो लोग सिखाएंगे कि कोई बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाता तो उसको कैसे लिखवाना है, ये सब चीजें। ये कौन सी विधि होगी? वैज्ञानिक विधि। तो शुद्ध लेखन अगर करवाया जा रहा है बच्चे से, रोज बोल या फिर इमला बोल करके उससे लिखवाया जा रहा है, क्या है? एक वैज्ञानिक विधि। क्लियर है? तो कुछ विज्ञान, तो फिर ये सब बातें तो क्लियर हो गई। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न। यदि एक विद्यार्थी, देखिए दूसरा प्रश्न आ गया एबीओ का, एक विद्यार्थी लगातार समय पर अपने गृह कार्य को प्रस्तुत कर पाने में असफल रहता है या फिर अच्छे तरीके से वर्तनी नहीं लिख पाता, जो उसको बोला जाता है अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता, तो वो किस तरीके का अनुसंधान कर रहा है? यानी वो उसके समाधान को मतलब उसकी समस्या को किस तरीके से समाधानित किया जा सकता है? घटनोत्तर अनुसंधान के द्वारा, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो के द्वारा, प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा, मौलिक अनुसंधान के द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे स्कूल से संबंधित लगभग समस्या जो आएंगी आपको आगे भी पढ़नी है वो सब क्रियात्मक अनुसंधान में होगी। और ये लाइन तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि एक विद्यार्थी समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं करता, अच्छे तरीके से शुद्ध लेखन नहीं कर पा रहा है, वर्तनी की समस्या है, कुछ बोलते हैं तो लिख नहीं पाता, वर्तनी इमला बोलते हैं तो सामने वाला लिख नहीं पाता, 69 बोलते हैं तो 79 लिख देता है। ऐसी समस्या क्या है? वैसी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? तो इसी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाएगा या तुरंत एक्शन लेकर के किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की चीजें देखते हैं, शायद आखिरी क्लास होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये आखिरी स्लाइड था। अब आगे जो क्लास होगी इसी क्रियात्मक अनुसंधान पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको काफी मजा आने वाला है। और मजा आए या ना आए, एबीओ में इस टॉपिक से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 या उससे ज्यादा जो भी होंगे, मिनिमम 8 तो मेरे को जानकारी है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, मजा आए या ना आए, एग्जाम अगर निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा कि हाँ मजा आ रहा है। नमस्कार।